हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन हिंदी सीरीज में आपका स्वागत है। एंड आज हम स्टार्ट करते हैं, प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिया था, आज क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का 1/4 हो जाएगा। यार अपन ऐसे क्वेश्चन को कर चुके हैं, है ना। बट ये आई थिंक गहराई वाला कल क्वेश्चन किया था 1/4 का, तो 4500 किलोमीटर कुछ आया था आंसर, है ना। कितना आया था भाई? हाँ, 4800 किलोमीटर वो गहराई था। अब ये ऊंचाई कह रहा है कि कितनी ऊंचाई पर, मतलब आपको एट व्हाट हाइट, कितनी ऊंचाई पर अपन बॉडी को ले जाए कि जो गुरुत्वीय त्वरण है जी डैश है, वो कितना हो जाए 1/4, मतलब g/4 हो जाए। चलो करें, g जो है 1/4 हो जाए। तो कैसे करेंगे? वही पुराना फॉर्मूला यार, g डैश इक्वल टू g, फॉर्मूला क्या होता है 1 - 2h अपॉन r, है ना। 1 - 2h अपॉन r। तो g डैश की वैल्यू कितनी है? g/4 इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया g, और 1 - 2h तो निकालना है, r दिया है 6400, g से g क्या हो गया? कैंसिल। सो 1/4 इक्वल्स टू 1 - 2h अपॉन r। सो 2h/r इधर आ जाएगा, और यहाँ 1 - 1/4। क्लियर। सो 2h/r इक्वल्स टू 4 - 1 कितना हो गया? 3/4। क्लियर है ना। तो यहां पर कितना 1/4 बोला है ना, g डैश इक्वल्स टू g/4। ओके, अब देखते हैं यहां पे। सो 2h 3/4, नाउ h इक्वल टू 3/4 r, और यहां पे 4 2 जा कितना 8, 3/8 r। तो 3/8 इंटू r की वैल्यू कितनी है 6400। 8 से कितने बार 800, समझ गया ना। तो कितना आया? तो इसका इस तरीके से कहना है कि 2400 किलोमीटर पर जो ग्रेविटेशन है वो जस्ट कितना हो जाएगा 1/4। कितना हो जाएगा 1/4। 2400 किलोमीटर पर ग्रेविटेशन 1/4 हो जाता है। अब एक चीज देखो, यहां पर ये जवाब आ चुका है। अब कुछ एक अलग तरीके से मैं आपको दूसरे सेंस में इधर पे मैं लेके चलना चाहता हूं कि याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो फिट बैठता है जी में चेंज का, ये जो फॉर्मूला केवल और केवल 640 किलोमीटर 10% के वेरिएशन के लिए ज्यादा उपयोगी है। ये फॉर्मूला तब के लिए नहीं है कि जब आप बहुत ऊपर चले जाओ। ये फॉर्मूला अर्थ सरफेस है, क्योंकि जब हम बनाते हैं इसको, आप याद करो, तो जी डैश इक्वल टू जी 1 - 1 + h/r होल टू द पावर -2 आता है। तो बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय के कंसेप्ट से इस -2 को हम अंदर करते हैं कि नहीं करते हैं। तो मैं यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बताइए, क्या लंबी दूरी के लिए फॉर्मूला सही है कि गलत है? हाँ, लंबी दूरी के लिए फॉर्मूला सही नहीं है। तो अभी देखिए, हाँ, ये पृथ्वी के सतह के पास, अब यहाँ पे 2400 किलोमीटर आ रहा है कि 2400 किलोमीटर आप ऊपर जाओगे तो आपका जो ग्रेविटेशन है वो कितना हो जाएगा 1/4। कितना हो जाएगा 1/4, समझ रहे हो। 2400 किलोमीटर जाने पर आपका ग्रेविटेशन 1/4 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या ये बात सही है कि गलत है। ठीक है जी। चलो अब दूसरा फॉर्मूला लगा करके देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ाया था वो क्या था? क्लियर नहीं हुआ क्या तुम्हें ये? है ना, तो सिर हिलाओ। हाँ, हो गया, है ना भाई। 2400 किलोमीटर यहाँ पे ये आ रहा है। अब दूसरा जो फॉर्मूला है, जो हमने कहा था कि g इक्वल्स टू, तो यदि उस फॉर्मूले की उसको अलग से करना चाहूं मैं, तो याद कीजिए g डैश इक्वल टू कितना हुआ करता था दूसरा फॉर्मूला, g डैश इक्वल टू, नहीं बेटा, वो तो गहराई का है ना, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। g डैश इक्वल टू g r² अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। ये है ओरिजिनल फॉर्मूला भाई, ये है ओरिजिनल फॉर्मूला। समझ में आया? ऊंचाई पर, अधिक ऊंचाई पर जाने के लिए जो गुरुत्वीय त्वरण निकलता है, ठीक ना, वो है g डैश इक्वल टू g r² अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक।
अब भाई देखो यही फॉर्मूला था, इसी को जाकर के अपन ने कन्वर्ट किया था आगे जाके, इसी से बना था। जब हमने कहा था इसमें, मतलब शुरुआत यहीं से होती है, इसकी शुरुआत यहीं से होती है, बाद में जाकर के यहां से आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, आर स्क्वायर काटते हैं और h ऊपर जाके -2 चला जाता है तो बन जाता है -2h/r। चलो दिखाई देता हूं, g डैश इक्वल टू जी, ऊपर है आर स्क्वायर, ठीक है ना। अंदर से अगर तुम r कॉमन लोगे तो बाहर क्या बन के निकलेगा 1, और क्या बाहर 1 बन के निकलेगा, r बाहर r स्क्वायर बन जाएगा, यहां पे क्या बचेगा 1, और यहां पर आया h/r का क्या होल स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो g डैश इक्वल टू जी, और इधर पे देखिए 1 प्लस h/r होल टू दी पावर, इधर ऊपर जाकर के कितना बन जाएगा ये -2, और अब ये -2 जो है इसके साथ आ जाता था। तो मतलब जो शुरुआत हुई थी इस फॉर्मूले की यहां से हुई थी। अब याद आया आपको? तो स्पेशल केस यहां पर बना था कि अगर ये पास में है तो ये -2 ऊपर आया था, यहां पे ये स्पेशल केस जनरेट हुआ था इस लाइन से। बट अब तो हम स्पेशल केस की बात नहीं कर रहे हैं, हम किस नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं ना। अभी तो हमको देखना है जैसा हो रहा आराम से वैसा करना है, तो हम यहां वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो अब हम जो है इधर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, देना है इसको, ठीक है ना। अब चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो देखिए इसको कैसे करना है अब आपको, तो g डैश इक्वल टू जी, आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर रहेगा। अब कह रहा भैया जो ग्रेविटी है कितनी हो गई है 1/4 हो गई है, तो ये कितनी हो गई g/4, और ये हो गया r प्लस एच। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों का होल स्क्वायर में कॉमन पार्ट कर लूं, ऐसा कर लूं, इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है। अब ये g से g कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/4 इक्वल्स टू r प्लस r/h का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर देखो, स्क्वायर हटेगा तो यहां पर क्या लगेगा, रूट लगेगा, यस और नो। अब प्लस माइनस 1/2, तो माइनस तो हो नहीं सकता, क्या आएगा ओनली प्लस 1/2, क्योंकि दूरियों का अनुपात है, दूरियों का अनुपात कभी ऋणात्मक होता नहीं है, तो माइनस की बात हो ही नहीं सकती है। तो चलो भैया ये अपने पास आ गया कितना, r/r प्लस एच, ठीक है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करें, पलट दो, क्या कर दो, या एक काम करो वो कर दो, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा, r प्लस एच इक्वल टू कितना 2r, तो h इक्वल टू 2r माइनस कितना, आंसर कितना 6400 किलोमीटर। देख रहे हो ये बिल्कुल सही है, ये 2400 आ रहा है और ये कितना आ रहा है 6400, गलत आ रहा भाई ये, समझ रहे हो। मतलब यहां पे मैंने ये भी बता दिया कि देखिए ये फॉर्मूला जो है इससे सही आंसर आएगा, इससे नहीं आएगा, याद रखिएगा। इसलिए मैंने कहा था 10%, अगर 10% दूरी अर्थ की रेडियस के रिस्पेक्ट में, मतलब 640 किलोमीटर अगर आप चलते हैं, कितने किलोमीटर 640, जो कि 6400 का 10% है, 10वां हिस्सा है, तो वहां तक तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, छोटा वाला, समझ गए ना, 1 - 2h/r। बट अगर आप उससे ज्यादा चल रहे हैं तो आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला। समझ में आया, क्लियर हो गया? चलो जल्दी से इसको नोट करो। चलिए रफ कर दें इसको, ठीक है ना। आप मेरे को लग रहा है कि आप इस सवाल इसको लेके, इस फॉर्मूले को लेकर कंफ्यूजन में है, ये कहां से आया। मैंने इसको प्रूफ कराया था, आपको यदि भूल गया है तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से फिर से प्रूफ करा देता हूं, है ना, तो आपका कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर हम अर्थ की सरफेस पर हैं तो जो हमारा यहां पर जो ग्रेविटेशन फोर्स काम करेगा, आपको पता है कि जो हमारा जी होता है, जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल GM अपॉन R का स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। तो अगर आप अर्थ की सरफेस पर हैं तो पहली इक्वेशन आपकी बनेगी G इक्वल्स टू GM अपॉन R का स्क्वायर, जो कि नंबर 1 है, बोलो हाँ। अगर आप अर्थ की सरफेस से बहुत ऊपर, यहां पर रेडियस कितनी है बेटा R, अगर आप अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर चले जाते हैं तब आपकी जो टोटल सेंटर से लेकर के यहां तक की हाइट बनी वो कितनी बन गई R प्लस एच, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल r, कहते हैं कि नहीं कहते, कहते हैं ना। तो इस पॉइंट पर जो ग्रेविटेशन आपको मिलेगा, इस पॉइंट पर इसी फॉर्मूले से देखिए जो ग्रेविटेशन आपको मिलेगा, G डैश इक्वल टू कैपिटल GM अपॉन, अब R नहीं आएगा, क्या आएगा R प्लस एच का होल स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा क्या, अरे भाई R प्लस एच हाइट बढ़ गई ना, पहले आप सरफेस पे थे, R पे थे, अब H ऊपर चले गए तो स्मॉल r हो गया,
आर प्लस एच को अपन क्या बोलते हैं? अबे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा, यस बोलना पड़ेगा। नहीं आ रही आवाज मतलब समझ में नहीं आया। देखो, अरे क्यों नहीं आया? ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है? अब भैया जी सेम है, एम सेम है, केवल रेडियस बढ़ गई है यार। तो पहले कैपिटल आर थी क्योंकि यहां पर थे, और इसके ऊपर चले गए ना आप, तो स्मॉल आर हो गई कि नहीं हुई? हो गई कि नहीं हुई? हाँ जी। चलिए, तो जी डैश इक्वल टू हो गया कितना? जी एम अपॉन क्या? स्मॉल आर का होल स्क्वायर। यस और नो? हमें नया वाला ग्रेविटेशन चाहिए ना, जी डैश। सेकेंड में फर्स्ट को डिवाइड कर दो, ऊपर है जी डैश, नीचे कितना? जी। यहां आएगा क्या? जी एम अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और इधर पे क्या आएगा? जी एम अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। जी एम से जी एम क्या हो गया? कैंसिल। तो जी डैश बाई जी इक्वल्स टू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन क्या? आर स्क्वायर। आया समझ में यार? अब आर की जगह आर प्लस एच रख दो। रख दूं आर प्लस एच? तो आर की जगह मैंने रख दिया क्या? आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब ये जी ऊपर चला जाएगा। बोलो, जी डैश में स्मॉल आर ही तो आया है। जी डैश की जगह ये बैठा है ना, जी डैश के सामने तो ये आएगा ना। जी डैश वाली वैल्यू ये है, ये तो जी वाली वैल्यू है ना, ये तो जी वाली वैल्यू है। अभी क्लियर हुआ? तो अब देखिए यहां पे, तो जी डैश इक्वल्स टू जी, इधर पे चला गया क्या? आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब बोलो क्लियर है? यही फॉर्मूला लगाया अपन ने। चलो नोट कर लो जल्दी से, ठीक है ना? तो यही फॉर्मूला, डेरिवेशन करा दिया मैंने आप लोग को। आपने कंफ्यूज हो रहे थे कि सर ये कहां से आया था, है ना? तो डेरिवेशन तो करके रखो भाई, न्यूमेरिकल तब अपने अच्छे बनेंगे। चलिए, तो अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है यहाँ पे, बेहद इजी सवाल है। पृथ्वी की अपेक्षा चांद पर जी का मान 1/6 है, तो पृथ्वी से चंद्रमा पर अगर किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो उसके भार में परिवर्तन क्या होगा? देखिए पहले तो रिलेशनशिप दी गई है, क्या दिया गया है कि पृथ्वी की अपेक्षा चांद पर जी का मान 1/6 है। मतलब अर्थ पर जो मान है ग्रेविटेशन का कितना है? जी है। और अगर आप चांद पर चले जाते हो तो ग्रेविटेशन का मान कितना आ रहा है? g/6। आया जी समझ में? मतलब जी ऑन मून, मून कितना है बेटा? g/6। और जी ऑन अर्थ कितना है बेटा? जी। आ गया जी समझ में? आपसे कह रहा बताइए कि भार कितना होगा। आपसे कह रहा है भार कितना होगा। भैया जो अपने पास भार है, वेट का फॉर्मूला होता है वेट इक्वल टू एम जी। वेट इक्वल टू एम जी। द्रव्यमान तो कभी बदलता है नहीं, द्रव्यमान एम हमेशा कांस्टेंट होता है, क्योंकि मैटर होता है, वो तो मैटर पदार्थ है, केवल जी पे डिपेंड करता है। तो चलिए हम रिलेशनशिप निकालते हैं, वेट ऑन मून डिवाइडेड बाई वेट ऑन अर्थ, ठीक है ना? तो वेट इक्वल टू होता है एम जी, सो ये बनेगा एम जी ऑन मून डिवाइडेड बाई एम जी ऑन अर्थ। ओके, सो वेट ऑन चंद्रमा पर भार बटे अर्थ पर भार, अर्थ यानी पृथ्वी। ओके, सो एम, एम से एम क्या हो गया? कैंसिल। तो जी बाई जी एम कितना है? g/6। और जी अर्थ कितना है? जी है ना? तो वेट ऑन मून डिवाइडेड बाई वेट ऑन अर्थ। देखो ऊपर वाला जो 6 है नीचे वाले जी के साथ में आ जाएगा, जी से जी क्या हो गया? कैंसिल। तो देखिए यहां पर क्या आएगा? वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1/6। मतलब चंद्रमा पर जो भार होगा वो अर्थ के भार का कितना हिस्सा होगा? 6वां हिस्सा। समझ गए? सो वेट ऑन मून इक्वल टू वेट ऑन अर्थ अपॉन 6। मतलब चंद्रमा पर जो भार है वो अर्थ के भार का 6वां हिस्सा। अगर यहां पर 60 न्यूटन के भार आप जमीन पर लगा रहे हैं तो वहां जाकर के आपका 10 न्यूटन हो जाएगा, जस्ट 1/6 हो जाएगा। ठीक है, चलो नोट करो इसको। ठीक, अगला सवाल करेंगे। अब देखिए एक कंसेप्ट यहां पे नया मैं आपको बताऊंगा, न्यूमेरिकल से रिलेटेड एक नई चीज डेवलप कीजिए। देखिए जब भी आपके पास मास कांस्टेंट हो, अगर मास फिक्स है ना, जैसे कि आपके पास कोई अर्थ है, कोई प्लैनेट है, उसका द्रव्यमान बिल्कुल फिक्स है। एग्जाम्पल के लिए G इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना? अब आप अगर इस अर्थ को छीलने लग जाओ बाहर से, जैसे संतरे की नहीं छीलते अपन, तो संतरे की परत निकलती है, अर्थ को अगर आप छीलने लग जाओ तो क्या होगा? मास कम होता जाएगा। अब याद रखिएगा उस समय मास बदलेगा, तब आप ये फॉर्मूला कभी लगा नहीं सकते। समझ में आया? अगर मास बदल रहा है तो आप ये फॉर्मूला लगाना चाहो तो कभी नहीं लगा सकते हो।
बट अगर इसी अर्थ को आप दबाओ तो मास तो वही रहेगा। भाई संतरे को दबा दोगे तो पुचक जाएगा, संतरा तो उतना ही रहेगा ना, सिकुड़ जाएगा। बटो समझ में आया ना। तो अगर आप इसी को दबा रहे हो, दबाने को इंग्लिश में श्रिंक करना, क्या करना, श्रिंक करना, कंप्रेस करना। तो अगर आप उसको श्रिंक करोगे, दबाओगे, तो मास यही रहेगा। हाँ, तो त्रिज्या बदलेगी ना, त्रिज्या तो बदलेगी, ठीक है ना, त्रिज्या को बदलने दो, त्रिज्या से कोई दिक्कत नहीं है। बट बात यहां पे, बात त्रिज्या आपको दी होगी कि आधी कर दी गई, दोगुनी कर दी गई, समझ गए ना। बट मास आपको कुछ नहीं बोला गया, मतलब मास बदल नहीं रहा है दबाने पे, ठीक है ना। अब सवाल आएगा तो अपन समझाते हैं। और अगर यदि फिर इसके बाद यदि आप कहेंगे कि सर अगर मास बदल रहा है तो क्या लगाएंगे वहां पे। जैसे मास आपने अर्थ को छील दिया, लो आपने अर्थ को छील दिया, थोड़ा कुछ छील दिया अर्थ को, तो अब आपका मास बदलेगा। तो वहां पे मास के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, फिर आपको वहां से जाना पड़ेगा मास के लिए फॉर्मूला कि मास इनटू वॉल्यूम इक्वल टू होता है बेटा डेंसिटी, रो डेंसिटी। भाई डेंसिटी गलत भूल गया, सॉरी, मास अपॉन वॉल्यूम, यस और नो। डेंसिटी घनत्व इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन भाई, है ना। तो m अपॉन वी, है ना, m अपॉन वी। तो यहां से फिर अपने पास जो क्या बनेगा, क्या बोल रहे हैं वो, हाँ, m इक्वल टू कितना बन जाएगा, रो इंटू वी। लो रो इंटू वी 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ग्रहों को नियरली क्या माना गया है, गोलाकार, स्फेरिकल, स्फेरिकल गोलाकार की वजह से 4/3 पाई आर क्यूब। अब फायदा क्या हुआ, घनत्व तो है मगर मास पूरा का पूरा गायब हो गया, मास पूरा का पूरा क्या हो गया, गायब हो गया। अब ले आइए इस फॉर्मूले में, तो कितना बन जाएगा, G इक्वल टू कैपिटल G इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन क्या, आर का स्क्वायर। 2 आर से 2 आर कैंसिल होगा, 1 आर बच गया। तो लिख लो भैया फॉर्मूला, अगर G का दूसरा फॉर्मूला जो है G इक्वल टू, रो भूल गया बेटा गलती से, रो भी डाल दो, वेरी गुड, ठीक है ना। तो यहां पे रो भी आ जाएगा, रो भी आ जाएगा, ओके। सो फॉर्मूला जो बनेगा G इक्वल्स टू G इंटू 4/3 पाई रो आर, यस ये है ना। जिसको मैं याद करता हूं, मुझे ऐसे याद है 4/3 पाई रो जी आर, पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, बट ये ऐसा अच्छे लगता है याद करने में, 4/3 पाई रो जी आर। तो ये फॉर्मूला कब के लिए है, जब आप द्रव्यमान बदल रहे हो, जब द्रव्यमान क्या कर रहे हो, बदल रहे हो, अर्थ को छील रहे हो, है ना, आधी अर्थ आपने उखाड़ के फेंक दी, समझ गए ना, ऐसा कुछ कर रहे हो किसी भी ग्रह के साथ, तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं, अगला सवाल करते हैं। तो अब सवाल में ये आपको नहीं बताया जाएगा कि क्या कर रहे हो, वो तो आपको देख करके ही वहीं पर तय करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। चलिए तो देखिए भैया, प्रश्न क्रमांक 7 पर आ जाएं। प्रश्न क्रमांक 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का 100 गुना है। ओके, पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का 100 गुना है। तो भैया हम मान लेते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान है मास ऑफ अर्थ, है ना जी, और चंद्रमा का द्रव्यमान है मास ऑफ मून। तो पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का 100 गुना है, मतलब अर्थ का मास मास ऑफ मून का कितने गुना, 100 गुना, ठीक है। तो एक काम करो, यहां पर m अर्थ अपॉन m मून, मून को पकड़ के नीचे ले आए तो वहां क्या बच गया, 100 बच गया। ये खेल खेलना पड़ता है। आगे देखते हैं, तथा त्रिज्या 5 गुनी है, कह रहा तथा त्रिज्या 5 गुनी है, मतलब पृथ्वी की त्रिज्या चांद की त्रिज्या की 5 गुनी है, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू 5 टाइम्स रेडियस ऑफ मून। तो भैया रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून कितना आ गया, 5 आ गया। चलो अच्छी बात है। अब कह रहा है यदि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार W हो, ओके, मतलब चंद्रमा की सतह पर वेट ऑफ मून इक्वल टू कितना दे रखा है, W, वेट ऑन मून दे रखा है W। तो बताइए अर्थ की सतह पर भार कितना होगा, मतलब आपको अर्थ पर निकालना है कि वेट कितना होगा, वेट ऑन अर्थ आपको निकालना है। हाँ जी भैया, देखो क्या होता है वेट का फॉर्मूला, वेट का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू कितना, mg, m तो बदलने वाला है नहीं। तो वेट ऑन अर्थ निकालना है आपको, मतलब वेट ऑन अर्थ इक्वल टू m इंटू जी ऑन अर्थ। तो कुल मिला के सारी यहां पर अपन को कलाकारी करनी है, काय के लिए, जी ऑन अर्थ निकालने के लिए, बोलो हाँ या ना। तो अपन को जी ऑन अर्थ निकालना है, निकालना है ना, क्योंकि अगर जी ऑन अर्थ आ गया तो अपना वेट आ जाएगा। अच्छा ये बात तय है कि वहां का वेट, मून का वेट W है, तो अर्थ का वेट बहुत ज्यादा आने वाला है, समझ गए ना, अर्थ का वेट क्या आने वाला है, ज्यादा। तो अगर विद्वान लोग पेपर देने बैठे
और ऑप्शन में आपको दिख गया है बोले वेट बाई 3, दूसरा वेट बाई 4, तीसरा वेट बाई 5 और चौथा 6W। तो अब बताओ भाई किस में ताला मारोगे? 6W में। अब यहां पर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भैया सोचने की बात ही नहीं है, क्योंकि चांद पर वेट W है तो धरती पे लाओगे वो तो बढ़ेगा ना वेट, वो तो भारी होता जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशन बढ़ता जाएगा। तो 3 आंसर तो वैसे ही खारिज हो गए, एक बचा। समझ गए ना? करने की जरूरत ही नहीं, पेन भी नहीं चली, दिमाग चल गया, आंसर आ गया। ठीक है ना? अब देखते हैं भाई आंसर क्या था। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्टली 6W ही होगा, जो भी होगा, मगर ये नहीं होंगे क्योंकि ये तो कम 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 वेट का तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा, यही थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो यही आंसर होगा। अब आओ जाओ देखते हैं कैसे करेंगे। लो भाई वेट ऑन अर्थ निकालना है तो पहले तो अपन को जी की लीला खेलनी है। आ जाओ भाई जी देखते हैं कैसे निकलेगा अपने पास। जी वाला फंडा लगाना अपन को कि जी ऑन अर्थ निकाल लिया जाए। ठीक है ना? तो देखिए जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जी इक्वल्स टू होता है कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। हाँ जी, चलो तो जी अर्थ इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ, ठीक है, अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? और जी ऑन मून इक्वल टू जी मास ऑन मून एम स्मॉल एम अपॉन रेडियस ऑफ मून का क्या होल स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दो बच्चों, कर दिया डिवाइड, है ना? जी से जी कैंसिल, अच्छे से करना डिवाइड। तो देखो जी ऑन अर्थ अपॉन जी ऑन मून, जी ऑन अर्थ अपॉन जी ऑन मून। बेटा यहां पे क्या बनेगा? पहला ये बनेगा मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून। बनेगा कि नहीं बनेगा? ऊपर अर्थ है नीचे मून है, हाँ या ना? और ये पलटी मार के रेडियस ऑफ मून सबसे ऊपर चला जाएगा। सो ऊपर बन गया बच्चों रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का क्या होल स्क्वायर। है कि नहीं है? है कि नहीं है? अब इसकी आवाज बंद हो गई है भाई। हाँ भाई, तो देखो एम ई एम एम आर ई आर एम, तो आर एम का स्क्वायर ये हो गया। अब यार एम ई अपॉन एम एम, देखो पहले ही मैंने जुगाड़ कर रखा था, कितना है? 100 है ना? तो इसकी जगह मैं क्या रख दूं बेटा? 100। आर एम अपॉन आर ई, देखो बट ना 5 नहीं है भैया, 1/5 आएगा, ये पलट जाएगा, है ना? आर एम तो 1/5 हो गया। तो 1/5 का स्क्वायर क्या 1/25 नहीं होगा? होगा ना? तो 1/25, तो 25 से कितने बार कैंसिल भाई? 4 बार। 25 से कितने बार कैंसिल? 4 टाइम्स। ठीक है ना? तो अपने पास मतलब क्या आ गया? जी ऑन अर्थ, जी ऑन अर्थ इक्वल टू 4 टाइम्स जी ऑन मून। ठीक है ना? जरा चेक कर लूं भाई सही आया है? हाँ बिल्कुल सही आया है कि अर्थ की। अब देखो आप कह सकते हो कि सर अभी तो आपने पढ़ाया 6 गुना। अरे तो मैं क्या करूं, क्वेश्चन ने दिया है ना? और क्वेश्चन ने गलत डेटा दिए हैं तो मैं क्या करूं? सही बात है कि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो 6 गुना ज्यादा है, बट क्वेश्चन ने अपनी रेडियस एडजस्ट करके करिए कुछ, है ना? 4 गुना आ गया। ठीक है, जो क्वेश्चन बोलेगा हम वो करेंगे। ये आ गया। अब आपको निकालना है वेट ऑन मून, वेट ऑन अर्थ। क्या निकालना है? वेट ऑन अर्थ। तो भैया देखिए वेट ऑन अर्थ अपॉन वेट, हाँ तो अपन को वेट ऑन अर्थ निकालना है। तो वेट ऑन अर्थ, या ऐसा कर लो वेट ऑन मून इक्वल टू अर्थ पर वेट दैट इज इक्वल्स टू m इंटू जी ऑन अर्थ, और नीचे क्या m इंटू जी ऑन मून। हाँ जी, तो वेट ऑन अर्थ। अब वेट ऑन मून कितना दे रखा आपको? W, मतलब आंसर इसके टर्म में चाहिए इसलिए इसने W दे रखा है। तो वेट ऑन अर्थ अपन को वेट ऑन मून दे रखा है W, m से m क्या हो गया? अब ध्यान से देखो जी अर्थ कितना आया है? 4 टाइम्स ऑफ जी मून, और जी मून तो जी मून है, जी मून से जी मून कैंसिल, मतलब धरती पर भार बराबर 4 गुना इंटू क्या W। हाँ या ना? आया? अरे 4 W ऊपर कूद गया भाई, W ऊपर कूद गया। मतलब जो पृथ्वी पर भार होगा वो चांद पर भार का कितने गुना होगा? 4 गुना। कितने गुना? 4 गुना। समझ में आया ना? बोलो मैंने क्या कहा, तुम सुने नहीं क्या मेरी बात? भाई उन्होंने, मैंने तो 6W मैंने बिल्कुल रियल वाला दिया, ऑप्शन में मैंने नहीं बोला है। मैंने तो ऑप्शन में मैंने ये कहा इस क्वेश्चन को करे बगैर तुम कौन सा ऑप्शन मारोगे? डी वाला। अब वहां चाहे 4W होता चाहे 2W होता, क्यों नहीं? क्योंकि यार जो भी होगा इससे तो भारी होगा पक्का। चांद पर W है तो ये तो नहीं हो सकता। अब जो बचा है वो क्या होगा हमें मतलब नहीं, मगर वही होगा। और ऑब्वियसली भाई यहाँ पे एक्चुअली अगर सही आंसर की बात की जाए तो 4W होना था। समझ गया ना? बट मैंने तो अपने मन से दे दिया ना आंसर कि आपके अंदर ऑब्जेक्टिव का एटीट्यूड आ जाए करने का। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर लगाना, आंसर पूरा करना कोई जरूरत नहीं है। समझ गए ना?
जो बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन हो जाए वो ऑब्जेक्टिव का राजा होता है, जिसको कितना आता है वो ऑब्जेक्टिव का किंग नहीं है। समझ गए ना? बड़े बड़े मास्टर फेल हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव में और तिकड़मबाज पास हो जाते हैं। समझ गए ना? दिमाग लग जाए कि यार ये 3 तो हो नहीं सकते, चौथा आ जाए। अब दूसरा बच्चा है खूब ज्ञानी विज्ञानी है, लगाए फॉर्मूला पढ़ा है, लियो कर दिए 5 मिनट खराब, उतने में वो खेल गया खूब लंबे। समझ गए ना? तो ऑब्जेक्टिव बहुत अलग तरीके की पढ़ाई होती है। समझ गए? और भविष्य ऑब्जेक्टिव से ही बनता है। इसीलिए क्विक डिसीजन, चलो छाप लो जल्दी से। हाँ ऑब्वियसली वही तो बोल रहे हो तुम। लो 4 को नीचे ले जाओ। जी ऑन मून इक्वल टू जी ऑन अर्थ अपॉन 4। क्या चाहते हो? क्या कहा? ये वाला? अच्छा, जी ऑफ अर्थ कितना है? 4 बार जी मून है कि नहीं है? तो मैंने जी ऑफ अर्थ लिखा ना। जी ऑफ मून की वैल्यू जी मून रहने दो। अच्छा भैया आप ये बताइए, वो अगर एक को टॉम एंड जेरी का खेल हो जाएगा, दोनों को बदलोगे तो पकड़ ही नहीं पाएंगे एक दूसरे को। समझ गए ना भाई? जी आप कह रहे हो सर जी ऑफ अर्थ को रोक लो, चलो रोक लिया, रोक लिया। और यहां से देखिए जी ऑफ अर्थ अपॉन जी ऑन मून इक्वल टू कितना आया है? 4 आया है। और यहां पे क्या था? जी बाई एम। बोलो हाँ। चलो आपकी मर्जी है। तो जी ऑफ अर्थ जी ऑफ मून डायरेक्टली क्या रख दूं? 4 डायरेक्टली लिख दूं 4। लो बात तो वही है। अब आप कहोगे सर मैं जी एम को बदलना चाहता हूं, बदल ले भाई। तुम कहोगे सर मैं जी ई को बदलना चाहता हूं, बदल ले भाई। तुम कहोगे दोनों को बदल रहे हो, तो फिर वो तो टॉम एंड जेरी का खेल हो जाएगा, पूंछ पकड़ते रहेंगे एक दूसरे की। कोई को तो रोको। समझ गए ना? एक को तो रोकना पड़ेगा। चलो नोट करो भाई, तभी तो कैंसिल होगा। हाँ दोनों का अनुपात हो रहा है, रेशियो रूल लग रहा है। चलिए तो अगला सवाल करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7। अब 8 नंबर 8 क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि चंद्रमा के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा। मतलब सबसे पहली बात आपसे जी ऑन मून पूछा जा रहा है कि भाई साहब जी ऑन मून कितना होगा यदि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 भाग हो। ओके, मतलब अगर चंद्रमा की रेडियस ऑफ मून इक्वल टू 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है जी, एक बात पूछी जा रही है तो वही अच्छा वाला काम कर लो। रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ कितना बन गया? 1/4। ठीक है ना? मैं एक एक लाइन कर रहा हूं, आप सुनो। पहला मैंने बताया चंद्रमा के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, मतलब जी मून आपको निकालना है। आगे की लाइन है यदि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 भाग हो। तो चंद्रमा की जो त्रिज्या है रेडियस ऑफ मून अर्थ की रेडियस का कितना है? 1/4 है ना? तथा इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/80 भाग हो। किसका? चंद्रमा का द्रव्यमान। तो कह रहा है कि जो मास ऑफ मून है वो 1/80 है। काय का? मास ऑफ अर्थ का। आया समझ में? तो मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ अर्थ इक्वल टू कितना? 1/80। कुछ अच्छी आदतें बन गई आपकी ये और ये। अब समझ गए आप क्वेश्चन करने का तरीका, है ना? क्या करना है भाई? चंद्रमा के तल पर गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करना है, मतलब जी ज्ञात करना है। हाँ या ना भाई? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल डिटो पुराने जैसा क्वेश्चन है। क्या लगना अपना फॉर्मूला? जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन क्या? आर का स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण किसका निकालना है? मून का। किसका निकालना है? मून का। तो एक काम करो, मून वाली पार्टी को ऊपर रखो, अर्थ वाली पार्टी को नीचे जान दो। तो जी मून ये तो सबका है न्यूटन साहब, मास ऑफ मून और क्या? रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। और नीचे जी अर्थ इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का क्या? स्क्वायर। बोलो बनेगा नहीं बनेगा? दोनों को क्या कर दो? जी से जी मून अपॉन जी अर्थ। ठीक ना? जी मून अपॉन जी अर्थ इज इक्वल्स टू, ठीक ना? देखिए एम एम अपॉन क्या आएगा? एम ई। ठीक है,
इंटू आर ही सबसे ऊपर जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ मून का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो था। बोले यस और नो। अब देखो mm अपॉन एम कितना है, 1/80 है कि नहीं है, तो यहां पे मैं रख दूंगा कितना, 1/80। हाँ, आर ई अपॉन आर एम कितना होगा, नहीं होगा, आर एम अपॉन आर ई है 1/4, तो आर ई अपॉन आर एम तो उसका पलटा होगा ना 4, तो 4 का स्क्वायर कितना कर दूं, 16:1। भाई 4 आएगा, 4:1 का स्क्वायर कर दिया, 16:1 हो गया, ठीक है ना। चलो ठीक है, 16 से कितने बार, 5 बार, मतलब जी एम अपॉन जी ऑन अर्थ इक्वल टू कितना, 1/5। तो जी एम अपॉन जी ऑन अर्थ इक्वल टू 1/5। चलो भाई एक लाइन आपके लिए मैंने और लिखी, तो जी एम इक्वल टू जी ई अपॉन कितना, 5। जी ई मतलब होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है ना। इन लोगों ने क्या पूछा है, तो चंद्रमा के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, ठीक है, इतना ही होगा, आंसर इतना लिख दिया है। और अगर आपको एक्यूरेट करना हो तो जी अर्थ कितना होता है बेटा, जी होता है, जी अर्थ को ही अपन क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं ना, सरफेस पर अर्थ का त्वरण, तो आंसर कितना हुआ, g/5। सो दिस इज योर आंसर। और ज्यादा इसको शुद्ध रूप में लिखना है ना, अगर इसको और ज्यादा शुद्ध रूप में लिखना है तो 9.8 अपॉन कितना, 5। समझ गए ना, बस सॉल्व कर लो, आंसर दे दो, ठीक है। चलो नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए और द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना बढ़ जाएगा। देखिए पृथ्वी की त्रिज्या सिकुड़ जाए, द्रव्यमान वही रहे, मतलब द्रव्यमान बदला नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही वाला है ना। तो क्या लगेगा, G इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन क्या, आर का स्क्वायर। आया जी समझ में, कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। अब ये सवाल कहां से सॉल्व होता है, कह रहा है कि जी का जो मान है वो कितना बढ़ जाएगा, जी का मान कितना बढ़ जाएगा। अच्छा बढ़ क्यों रहा है, पहले ये समझो, त्रिज्या कम हो रही है, बोलो हाँ, तो अगर हर की वैल्यू घटेगी तो टोटल वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। यस और नो, आया समझ में कि नहीं आया। अगर नीचे वाली चीज घटेगी, कम होगी, तो जो आंसर रिजल्ट है वो आपका क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस। तो आर की वैल्यू कम करना है, तो अब ध्यान से देखो बेटा कंसेप्ट क्या लगता है इसमें, एक मिनट, ये है जी, ये है एम। अच्छा ये क्या बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, कैपिटल जी, नो। मास बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, मतलब ये दोनों चीजें जो बदल नहीं रही उनको बोलते हैं नियतांक, क्या बोलते हैं। अब जब ये दोनों नियतांक है तो मैं लिख सकता हूं जी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या, आर का स्क्वायर। समझ में आया, जी प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि ये नहीं बदल रहा, ये नहीं बदल रहा, केवल इसमें बदल रहा है, तो जी निर्भर करेगा केवल किस पे, आर पे। इस निर्भरता को ऐसे दिखा जाता फिजिक्स में, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्स क्योंकि 1 अपॉन में है, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। समझ में आया, चलो जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब बेटा एक चैप्टर है अपना, पहला चैप्टर जिसमें है त्रुटि, क्या है, त्रुटि। सेकेंड चैप्टर जो है त्रुटि वाला चैप्टर है, उसमें त्रुटि में आपको पढ़ाया जाता है रिलेटिव एरर, समझ गए ना, सापेक्षिक त्रुटि। कौन सी त्रुटि, सापेक्षिक त्रुटि, और परसेंटेज एरर मतलब प्रतिशत त्रुटि। तो यहां पर हमें वही प्रतिशत त्रुटि निकालना है, क्या निकालना है, प्रतिशत त्रुटि। अब समझो क्या रूल होता है प्रतिशत त्रुटि का। अगर आपके पास मान लो कोई क्वांटिटी z बराबर है a की पावर n, कोई क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी यानी भौतिक राशि है, z इक्वल टू a की पावर n, a की पावर n इंटू a की पावर n1 इंटू b की पावर कितना, n2 इंटू c की पावर कितना भैया, n3, ये दे रखा है। और चलो c को नीचे जान दो, c की पावर कितना, n3, ये दे रखा है। बोलो आया समझ में कि नहीं आया। आपको ये दे रखा है z बराबर a की पावर n1, b की पावर n2, c की पावर n3, और आपको बताना है कि कितनी प्रतिशत त्रुटि हुई। तो इसका सूत्र याद करिए, इसका फॉर्मूला याद करिए, इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, इसको कैसे लिखते हैं, प्रतिशत त्रुटि। त्रुटि कैसे निकाली जाती है, प्रतिशत त्रुटि डेल्टा z अपॉन z इंटू 100, डेल्टा z अपॉन z इंटू 100, ये कहलाती है z में प्रतिशत त्रुटि। इतना जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं परसेंटेज एरर इन z, परसेंटेज एरर प्रतिशत त्रुटि काहे की भैया, z की, किसकी है, z की। बराबर कैसे करते हो बेटा, इसकी पावर कितनी है
N1, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है N1 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू क्या 100 इंटू क्या 100। पहले मैं आपको सापेक्षिक त्रुटि बता देता हूं, फिर प्रतिशत त्रुटि बताऊंगा तो और मजा आएगा। चलो, तो सापेक्षिक त्रुटि क्या होती है देखो, तो जेड की सापेक्षिक त्रुटि जो कुल भौतिक राशि है वो क्या बनेगी, डेल्टा जेड अपॉन जेड, बोलो हाँ, इक्वल टू, हाँ N1 कहां जाएगा बेटा आगे, इसकी क्या बनेगी ए की डेल्टा ए अपॉन ए प्लस N2 आगे आ गया डेल्टा बी अपॉन कितना बेटा बी प्लस N3, बेटा अपॉन भी प्लस में ही जाएगा, अपॉन वाला भी किस में जाएगा प्लस में, N3 डेल्टा सी अपॉन कितना सी। आया समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड में नहीं रहेंगे, सब प्लस में है यहाँ पे, समझ में आ गया, ये रहेगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना, प्लस N3 डेल्टा सी अपॉन सी। कहो भाई क्या दिक्कत है, नहीं रहेंगे, रूल होता है, जब इसको सूत्र इसका बनाते हैं ना तब ये आता है, बनाया तो है नहीं सूत्र अपन ने यहाँ पे, बस मैं आपको ये कह रहा हूँ भैया याद कर लो, समझ में आया ना, अभी मैं आपको यही कहूंगा कि इसको याद कर लो, समझ गए ना, हाँ बस ये है कि पावर आगे आ जाती है, समझ गए, पावर क्या आ जाती है आगे। अब अगर परसेंटेज त्रुटि निकालना है, परसेंटेज एरर कैसे, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू कितना 100 इक्वल टू N1 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू कितना 100 प्लस डेल्टा N2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू कितना 100 प्लस N3 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू कितना 100। आया समझ में, ठीक है। तो अच्छा एक्चुअली मैं एक बात और बताऊं, यहाँ पे ये पावर जैसे N3 ऊपर जाएगी तो पावर जाके क्या हो जाती है निगेटिव, तो यहाँ पर माइनस भी आता है, मगर इस माइनस को धरते समय थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब वो क्वेश्चन में बताऊंगा, इसलिए मैंने वहां पे पहले प्लस किया था, है ना, कि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। तो N1 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 ऐसा चलेगा फॉर्मूला। तो ये क्या है जेड में प्रतिशत त्रुटि, ये क्या है ए में प्रतिशत त्रुटि, ये क्या है बी में, और ये क्या है सी में। बस अब आओ सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए, तो भैया प्रतिशत में दिया गया है, तो ये क्या है रेडियस की त्रुटि है, ये क्या है त्रिज्या की त्रुटि। आपको यहां पर त्रिज्या की त्रुटि दी गई है, दी गई नहीं दी गई है, 1% सिकुड़ जाए, क्या है भाई 1% सिकुड़ना है, सिकुड़ने की मात्रा, मतलब आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है त्रिज्या की त्रुटि डेल्टा आर अपॉन आर इंटू कितना गिवन आपको 100। बोलो कितने परसेंट गिवन है 1%, समझ गए, कितने परसेंट गिवन है 1%। और आपसे पूछ रहा जी में त्रुटि क्या होगी, चलो जी में त्रुटि निकालते हैं। फॉर्मूला होता है जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन क्या आर स्क्वायर, समझ गए। अच्छा अब देखो फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए क्या होता है, कैसे होता है, वो जो माइनस कह रहे थे। अब देखो ये बताओ रेडियस में कमी आ रही कि बढ़ोतरी आ रही है, कमी आ रही है, आ रही ना कमी, तो कमी के लिए यहां पर क्या लगा दो माइनस, कमी के लिए क्या लगा दो माइनस, समझ में आया कि नहीं आया, कमी के लिए लगा दो माइनस। अब देखो माइनस लगा रहे हो, प्लस में लगाने में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखना कैसे, अब बताता हूं ना सब। चलो ये फॉर्मूला है, आपको किसकी त्रुटि निकालनी जी की, तो जी की त्रुटि क्या होगी डेल्टा जी अपॉन जी इंटू क्या 100, ये जी में प्रतिशत त्रुटि है इक्वल टू ऊपर कौन बैठा है जी, कांस्टेंट है, कांस्टेंट कभी बदलता और में कोई त्रुटि भी नहीं होगी। जब कोई चीज बदलेगी नहीं दुनिया में तो त्रुटि का आएगी, हाँ या ना, बदलाव जहां त्रुटि वहां, समझ गए ना, हाँ। चलो जी कांस्टेंट है, कोई त्रुटि नहीं आएगी, एम कांस्टेंट है, कोई त्रुटि नहीं आएगी, आर ऊपर गया तो क्या बन गया आर की पावर -2, तो आगे क्या आया, आगे क्या आया -2। अब आर की त्रुटि क्या होगी डेल्टा आर अपॉन इंटू कितना, आया समझ में, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू कितना 100। अब देखो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 कितना है -1%, कितना है, तो अगर इस माइनस को आप ऊपर ले गए थे तो अंदर वाला भी साथ में चिन्ह के साथ रखना कि घट रहा है या बढ़ रहा है, घट रहा है कमी आ रही है तो माइनस, और बढ़ रहा है तो प्लस, नहीं तो दोनों को गोली मार दो, लो टेंशन ही खत्म, काय का घटना काय का बढ़ना हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो सर ने सिखाया प्लस वाला फॉर्मूला, हमें कोई मतलब ही नहीं है, कोई घटे कोई बढ़े, समझ गए ना। त्रुटि आ जाएगी, गलती यानी गलती, चाहे कमी की हो चाहे बढ़ोतरी की हो। चलो तो 2 इंटू बोलो कितने परसेंट है
1% है। तो आंसर ग्रेविटी में त्रुटि कितनी आएगी? 2%। समझ में आया? आ गया समझ में? नोट कर लो भैया इसको। तो त्रुटि जो है 2% आएगी, प्रतिशत त्रुटि जो है 2% आएगी। सापेक्षिक त्रुटि भी 2 की आएगी। समझ गया ना? सापेक्षिक त्रुटि भी कितनी की आएगी? 2 की। अगर डेल्टा आर अपॉन आर बोला होता, फिलहाल पूछा नहीं है, तो प्रतिशत त्रुटि 2% की है। ठीक है, 2%। चलिए अगला क्वेश्चन है, वो है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता से। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वेरी सिंपल। अगर ये अपने पास कोई धरती है, अपना प्लैनेट है, एमई है, इसके प्रभाव में यहां पर कोई बिंदु है, इसका द्रव्यमान है क्या? एम। द्रव्यमान क्या है? एम। इस पर पक्का कोई ना कोई बल लग रहा होगा। हाँ, सब लोग जानते हो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो इसको एफ से खींचती है धरती, हाँ या ना? खींचती कि नहीं खींचती? ये खींचती है। तो हम कहेंगे कि एम द्रव्यमान पर लगने वाला बल कितना है? एफ। तो इकाई द्रव्यमान पर लगने वाला बल कितना होगा? एफ अपॉन एम। समझ में आया? इसी बात को बोलते हैं, इकाई द्रव्यमान पर लगने वाला बल कहलाता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आया कि नहीं आया? तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया? एफ अपॉन एम। और एफ की दिशा कहां की तरफ है? अंदर की तरफ। तो ये एक सदिश राशि है, एफ अपॉन एम। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? तो ये कहलाएगा आपके पास गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आई इज इक्वल टू एफ बाई एम। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, इसको ई से डिनोट किया गया आपकी बुक में, ई इक्वल टू एफ अपॉन एम। तो सिंबल से कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, चाहे आई ले लो या ई ले लो, बनना चाहिए। आया समझ में ना? चलिए सवाल है, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर 4 किलोग्राम का द्रव्यमान 40 न्यूटन का बल। ओके, मतलब द्रव्यमान की वैल्यू कितनी है भैया? 4 किलोग्राम। और जो बल झेल रहा है वो कितने न्यूटन का है? 40 न्यूटन का। कितना है? 40 न्यूटन का। बताइए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। सो सिंपल यार, आई इज इक्वल टू एफ अपॉन कितना? एम। एफ अपॉन एम। परिमाण की बात बोली गई, दिशा बोली नहीं गई है। तो चलिए भैया, परिमाण कितना? 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और कौन झेल रहा है? 4 किलोग्राम। आंसर बोलो कितना? 10 न्यूटन पर किलोग्राम, क्योंकि फोर्स बोले तो न्यूटन, एम बोले तो किलोग्राम। बेटा आंसर है 10 न्यूटन पर किलोग्राम। समझ गए? चलो नोट कर लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।